हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, हम आधुनिक भारत के इतिहास के एकदम कोर एरिया तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्लासेस और होंगी। फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास शरणार्थी कैंप की समस्या तक हम आपको पढ़ा करके आधुनिक भारत का इतिहास आपको ख़त्म कर देंगे दोस्तों। देन उसके बाद हमारा चलेगा मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमने 200 वीडियोज़ में जैसे हमने आपको आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त किया दोस्तों, ऐसे ही ब्रीफ कंटेंट के साथ आपको संपूर्ण मध्यकालीन भारत भी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे जो रामगढ़ अधिवेशन होता है, रामगढ़ अधिवेशन के बाद यानी मार्च में रामगढ़ अधिवेशन होता है और 15 से 18 मार्च के बीच में रामगढ़ अधिवेशन होता है, बिहार में पड़ता है दोस्तों। और रामगढ़ अधिवेशन की जो कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी, उन महत्वपूर्ण शर्तों में जैसे अगर आपको बताने का ये प्रयास किया जाए दोस्तों कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ अधिवेशन में 2-3 बातें सस्पेंशन में करके किए थे। एक तो ये किए थे कि हमें स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। एक बात ये भी थी और दूसरी बात यह भी थी कि यह अंतरिम सरकार का गठन करने की भी बात कर रहे थे। हाँ दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद 1940 में वार्षिक अधिवेशन बिहार के रामगढ़ में होता है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बदले केंद्र में अंतरिम सरकार गठन करने की मांग किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा पूर्ण स्वाधीनता से नीचे कुछ भी संभव नहीं होगा और एम.एन. राय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। यानी कांग्रेस कहीं न कहीं एक प्रकार से पूरी तरीके से लोगों को भी उलझा देती है। जैसे एक तरफ कांग्रेस ये भी कर रही है, अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है यह भी विरोध कर रही है। सरकार इस्तीफा भी दे दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व होने से। जैसे लॉर्ड लिनलिथगो ने जैसे ही भारत को अपना मित्र राष्ट्र घोषित करते हुए भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया और झोंकने के बाद कांग्रेस ने पूरा जो प्रांतीय सरकारें थी वो पूरा इस्तीफा दे देते हैं। हाँ दोस्तों, माफ करिएगा। उसके बाद जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, अमूमन कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था दिसंबर के लास्ट दिन में होता था, यानी 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर तक होता था। लेकिन इस बार कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ ये कहाँ हो गया दोस्तों? मार्च में ही हो गया, 15 से 18 मार्च के बीच में हुआ था। और हमने आपको बताया था कि 23 मार्च 1940 को, यानी 15 से 18 मार्च 1940 को कांग्रेस का अधिवेशन होता है और 23 मार्च 1940 को किसका अधिवेशन होता है दोस्तों? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या काम किया था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी प्रस्ताव में 2 राष्ट्र और 2 संविधान सभा के गठन की मांग किया था। यानी एक प्रकार से कहीं न कहीं उन्होंने सीधे फ्रंट पे आकर के मांग कर दिया था कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमें हमारा प्यारा पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी, हिंदुस्तान के लिए अलग होगी। यह मुस्लिम लीग ने मांग किया था। इसीलिए 23 मार्च 1940 यानी 23 मार्च के दिन को ही पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी दिन वो इस प्रस्ताव पर सीधा 2 टूक बात बोल दिए थे, इसीलिए इन्हें कायदे आजम कहा जाता है पाकिस्तान में। है दोस्तों, तो इसके पहले वाली कहानी हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन क्या डाल के रखे थे? सस्पेंशन कांग्रेस ने ये करके रखा था। कांग्रेस एक प्रकार से यह भी कह रही है कि अंतरिम सरकार का गठन कर दिया, यानी पद के भी भूखे हैं। दूसरी तरफ आप जो है यह भी कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। अब स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए तो स्वतंत्रता कैसे मिलेगा? अंतरिम सरकार गठन करके आपको स्वतंत्रता दे देंगे अंग्रेज, अंतरिम सरकार गठन करके। तो आइए अब इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और उकेर के देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में 1940 के वर्ष में भारत की राजनीति में क्या चल रहा था, क्या परिस्थितियां बन रही थी और लोगों के अंदर क्या कैसी विचारधारा पनप रही थी। आइए अब क्लास का जो हमारा बताने का मेन पर्पज और मेन उद्देश्य है दोस्तों वो यही है। जैसे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या परिस्थितियां चल रही हैं। जैसे समझिए, एक टाइम होता है, यही टाइम है यानी मार्च, हमने आपको मार्च का महीना बताया। आगे चलते हैं 2-4 महीने के बाद, यानी 1940 ही चल रहा है। मार्च में हमने आपको बताया, मार्च में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। और कांग्रेस क्या करती है, मुस्लिम लीग क्या करती है? 2 संविधान 2 राष्ट्र की बात करती है। मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष होते हैं, लाहौर में अधिवेशन होता है। मार्च की बात हो गई। अब देखिए 1940 में अक्टूबर में क्या हो रहा है। दोस्तों
एक टर्मिनोलॉजी आता है, एक नाम आता है, एक सत्याग्रह का नाम आता है, जिसे आप लोग कई बार किताबों में पढ़े भी होंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वास्तविकता में क्या था। व्यक्तिगत सत्याग्रह या इसी को कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ करते हैं आचार्य विनोबा भावे अपने महाराष्ट्र यानी वर्धा, अपने इनका आश्रम होता है, वो उस आश्रम का नाम हमने यहाँ पर देखिए लिखा भी है, पवनार आश्रम से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन होते हैं, विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे होते हैं ब्रह्मदत्त। इसे आगे अभी बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिए परिस्थितियां क्या थी कि यद्यपि कांग्रेस आंतरिक रूप से अंग्रेजों का सहयोग भी करना चाहती थी। देखिए यहीं पर आप कांग्रेस की आलोचना भी कर सकते हैं। कांग्रेस का स्टैंड आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वास्तविक में कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस एक प्रकार से क्या है दोस्तों, अंग्रेजों का सहयोग भी करना चाहती है, और दूसरी तरफ क्या कह रही है दोस्तों कि 1940 में यहाँ पर देखिए यद्यपि कांग्रेस आंतरिक रूप से अंग्रेजों का सहयोग भी करना चाहती थी। 1940 में नेहरू जी ने कहा था कि ऐसे समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना जिस समय ब्रिटेन जीवन और मौत से जूझ रहा है, यह भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसे समय में यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह जो भी समझ लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सरकार का विरोध करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसे समय में यदि हम शुरू करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, इसीलिए हमने पूरा लिख करके आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसे समय में कांग्रेस अंग्रेजों के सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना क्या होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना उनके सम्मान के विरुद्ध होगा, जबकि अंग्रेज जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर नेहरू जी की जगह पे कोई और होता, जैसे मान लेते हैं जो त्रिपुरी अधिवेशन नहीं हुआ था 1939 में, जिसे त्रिपुरी संकट कहा जाता था, बाबू सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया यानी एक प्रकार से कहें गांधी जी को ही कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के चुनाव में हरा दिए थे। 1580 वोट जो है दोस्तों स्वयं की नहीं मिले थे, बाबू सुभाष चंद्र बोस को मिले थे। 1375 या 76 वोट पा करके पट्टाभी सीतारामैया यानी 200 कुछ वोटों के अंतर से हार गए थे। अब आप सोचिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी अगर 1940 का दशक है, 1940 का दशक, इसी के बाद वो कांग्रेस से रिजाइन दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके जो है दोस्तों कहाँ चले जाते हैं, जापान, रसिया और जर्मनी जाते हुए अंग्रेजों को बम और पिस्तौल के दम पर मार भगाने के यानी क्रांति की विचारधारा के तौर पर अब अंग्रेजों के सामने याचना नहीं रण होगा। और ये वही दौर है दोस्तों, यानी सुभाष बाबू को एकदम पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया था। यानी अगर सोचिए अगर 1939 में बाबू सुभाष जी अगर अध्यक्ष बने होते कांग्रेस का, तो कांग्रेस एक ऐसे व्यक्ति का एक ऐसा व्यक्तित्व नेतृत्व करता जिसके द्वारा एक क्रांति हो जाती, और भारत को शायद हमें लगता था, जहां तक मेरा अपना मानना है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी में अगर अध्यक्ष बने होते तो सुभाष चंद्र बोस जी कहीं न कहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो क्रांतिकारी वाली विचारधारा जो नहीं चलती है उनके पक्षधर थे। और युवाओं के अंदर गुस्सा भी था अंग्रेजों को लेकर के गुस्सा भी था। क्रांति बहुत प्रचंड रूप से होती दोस्तों, हो सकता था कि हम लोगों को 1940 में ही आजादी मिल जाती। लेकिन बाबू सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन करके कहाँ चले जाते हैं, इनको ये समझ जाते हैं कि कांग्रेस के विचारधारा से हमें आजादी मिलने वाली नहीं। इनका व्यक्तिगत विचार था, इनका व्यक्तिगत वैमनस्य किसी से नहीं था, बस सामूहिक वैमनस्य हो सकता था दोस्तों कि भाई अब लेफ्ट विचारधारा की तरफ बाबू सुभाष चंद्र बोस जी चले जाते हैं। इनका मानना था कि अब अंग्रेजों के सामने भैया हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनके सामने याचना करेंगे, याचना करेंगे, भिक्षावृत्ति मांगेंगे, हमें आंदोलन करिए, ये करिए, वो करिए, ये सब ताम झाम अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ताकत होगी। इनका यही नारा होता है ना, इसके बाद तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने का मतलब आप हमें युवाओं को हमारे पास भेजिए, आप खून देने की बात करिए, युवाओं को मर मिटने की बात करिए देश के लिए, और हम आपको आजादी दिलाएंगे। और बाबू सुभाष चंद्र बोस जी अगर वास्तव में अगर 1940 के अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन के अगर अध्यक्ष बने होते बाबू सुभाष चंद्र बोस जी, तो शायद एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन देखने को मिलता, क्रांति देखने को मिलता दोस्तों। हो सकता था कि 1940 में ही भारत आजाद हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ऐसा लीडर आ जाता ना, एक ऐसा लीडर आ जाता कि जो जिस विचारधारा पे चलने के प्रयास करता, उन्हें उसी विचारधारा पे चला देते। क्यों? क्योंकि 1940 का एक ऐसा दौर है जहां ब्रिटेन जो है विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, पूरी तरीके से उसकी कमर टूट रही है विश्व युद्ध में। अब वो युद्ध देखिएगा अगर एक तरीके से अगर आप देखिए, आप अगर
किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ रहे हैं और उसी क्षण और आपका जो सबसे बड़ा वर्ग है वही अगर आपके खिलाफ भी खड़ा हो जाए तो क्या हाल होगा, सोचिए। जैसे मान लेते हैं, कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, पाकिस्तान किसी से युद्ध लड़ रहा है, पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह भी शुरू हो जाए, शिया और सुन्नी को लेकर के अगर दंगे भी हो जाए तो कमर टूट जाएगी पाकिस्तान के। ठीक कंडीशन वही उस समय था, यानी बाबू सुभाष चंद्र बोस जी कमर तोड़ देते अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज खुद ही उलझ गए थे विश्व युद्ध में। लेकिन संजोग क्या था कि बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस के पद से ही हटा दिया गया। ऐसे लोग अपने आपस में टकरा गए को नाराज होकर के चले जाते हैं। उनका अपना स्टैंड था कि अब हम आज़ादी अपने तरीके से दिलाएंगे, और जाते हैं, सहयोग करते हैं, अंडमान निकोबार को स्वतंत्र भी करा लेते हैं। यानी एक ऐसा क्रांतिकारी था जो केवल कहता नहीं था दोस्तों, करने की क्षमता भी और करने की कुव्वत भी अपने अंदर रखता था। ऐसे महान योद्धा बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो वो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप को स्वतंत्र करा लिए थे। कुछ तो क्षमता था, कुछ तो लीडर था यार, आईएएस अधिकारी था, ऐसे नहीं था कोई अंडू पंडू आदमी नहीं था, आईएएस अधिकारी था, अपने समय का टॉपर था, जहां पर ब्रिटेन पढ़ने के लिए कलम तक उठाने तक नहीं देते थे। कंपटीशन इतना तगड़ा किए थे ताकि भारतीय लोग ना प्रशासनिक सेवा में आ पाए। उस समय को टॉपर था, इतना कमजोर दिल का, इतना कमजोर जिगर का नहीं थे बाबू सुभाष चंद्र बोस जी। स्वतंत्र कराते हैं, हाँ दोस्तों। फिर अंतोगत्वा आप जानते हैं उनको किस तरीके से अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, किस तरीके से रहस्यमय ढंग से उनकी मौत होती है। ये सब राजनीति के पटापेश इतना खतरनाक होता है ना दोस्तों, लेकिन उनका अतुलनीय योगदान है दोस्तों भारत की आज़ादी में। आप समझते रहिए, अंग्रेज अगर किसी से डरे थे, अपने समय बता दे रहे हैं, एक बात नोट कर लीजिएगा, अंग्रेज अगर किसी भी व्यक्ति से डरे थे तो बाबू सुभाष चंद्र बोस से ही डरे थे। हाँ दोस्तों, तो आगे उनकी गौरव गाथा भी एक क्लास में आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझिए कि हुआ क्या था कि नेहरू जी ने कहा कि अंग्रेजों के सामने ऐसे समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह आप चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है किसी दूसरे से युद्ध में उलझे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी एक प्रकार से नेहरू जी सहानुभूति दिखा रहे हैं अंग्रेजों के प्रति। जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है ना कि ऐसे समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना जिस समय ब्रिटेन जीवन और मौत से जूझ रहा है, यह भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा। भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा। कब? जब अंग्रेज दूसरे से युद्ध कर रहे हो। युद्ध किससे कर रहे हैं? ध्रुव राष्ट्र मतलब वर्ल्ड वार चल रहा है दोस्तों, विश्व युद्ध चल रहा है, भारत के सैनिक लड़ रहे हैं, तो दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। ऐसे समय में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में हमें भारतीयों का सहयोग करना चाहिए अंग्रेजों का। यानी नेहरू जी का स्टैंड यह था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी स्टैंड कर दिए थे, अंग्रेजों की मदद करिए, भारतीयों को सेना में भर्ती कराने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ इनके चेले, द्वितीय विश्व युद्ध में इनके चेले नेहरू जी कह रहे हैं कि भारतीयों इस समय जो है अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जो है युद्ध लड़ रहे हैं, हमें अंग्रेजों की मदद करना चाहिए। सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी स्वयं मदद कर रहे थे। गांधी जी की बात दूसरी थी भाई, उनका परिदृश्य दूसरा था, वो समझ नहीं पाए थे हो सकता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हीं के चेले पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि नहीं, अंग्रेजों की इस समय मदद करना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इस समय जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन नेहरू जी की जगह पर अगर कहीं सुभाष चंद्र बोस जी होते, नहीं कहते नहीं, इसी समय क्रांति कर देना चाहिए, इसी समय युवाओं के अंदर ऐसा जोश, ऐसा भाषण देना चाहिए कि लोग हथियार उठा ले, अंग्रेज यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाएं। ऐसी विचारधारा भी कहीं न कहीं पनप जाती। फिलहाल परिस्थितियां कुछ दूसरी थी, आप समझने का प्रयास करिए। परंतु सरकारी व्यवहार से नाराज होकर पुनः कांग्रेस को व्यक्तिगत सत्याग्रह करना पड़ा था। यहाँ सरकारी व्यवहार से पुनः नाराज होकर के नहीं, क्योंकि जो युवाओं के अंदर जो जोश था, जो युवाओं के अंदर जुनून था, जो विचार, जो सत्याग्रह उस समय पनप रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो क्रांतिकारी विचारधारा लोग फैला रहे थे, उससे कांग्रेस कहीं न कहीं, जो कांग्रेस का वर्चस्व था लोगों के अंदर कि वो लोगों की पार्टी है, कांग्रेस का क्रेज भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था और कांग्रेस को मजबूरी था व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाना या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है दोस्तों। यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में समझ जाइएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब अपने से किसी
किसी की बातों अपने से सरकार का सहयोग न करना है दोस्तों, समझ जाइए। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस की नीतियों से जनता में उसका व्यवहार घटता जा रहा था। यानी कांग्रेस का व्यवहार, कांग्रेस का क्रेज, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी जनता में घट रही थी, क्योंकि जनता यही मांग कर रही थी कि अगर अंग्रेज कहीं उलझे हैं दूसरी जगह तो यही वो सबसे बेहतर अवसर है कि अंग्रेजों को मार के भगा दिया जाए, उनके खिलाफ सशक्त क्रांति कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जैसे देखिए, जनता में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इसे आंदोलन करना जरूरी था, दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। यानी कांग्रेस इस परिस्थिति में आ गई थी कि अगर वो आंदोलन न करती तो उसका पॉपुलैरिटी, उसका क्रेज, उसका जो है प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा कहें, पॉपुलैरिटी कहें, क्रेज कहें, अगर आंदोलन नहीं करती कांग्रेस तो उसका क्रेज, पॉपुलैरिटी, प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो जाता। जरूरी नहीं था, मजबूरी था व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना कांग्रेस के लिए। हाँ दोस्तों, तो समझ जाइए, करना जरूरी था। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में कोई रुचि नहीं है, यानी ये बताने का प्रयास किया गया था दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में है। जो लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव का प्रोपेगेंडा दिया है, कांग्रेस उसके विरोध में है, और जो भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में कोई रुचि नहीं है। यानी कोई रुचि नहीं का मतलब, जो आप भारतीय जवानों को, भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक रहे हैं, कांग्रेस यानी भारतीयों का उसमें कोई रुचि नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध से। आपका युद्ध है, आप अपने देश जाकर के लड़िए, हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में किसी प्रकार का इन्वॉल्वेशन नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने यह स्टैंड दिखाया दबाव पड़ने पर। है दोस्तों, इस आंदोलन का दूसरा उद्देश्य, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला उद्देश्य दो उद्देश्यों के क्षेमों में बढ़ गया था। पहला उद्देश्य ये था, ये लोग ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिथगो ने जारी किया था, हम उसके विरोध में है। दूसरा ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का कोई भी रुचि नहीं है, भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, आप गलत हैं, यानी आप इन्वॉल्वेशन हो रहे हैं, अंग्रेजों से कह रहे हैं कि ये इसके पक्ष में नहीं। लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य कुछ और है। दूसरा उद्देश्य क्या है? इस आंदोलन का दूसरा उद्देश्य, कांग्रेस अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से मनवाना चाहती थी। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करके कांग्रेस क्या चाह रही थी? कांग्रेस अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से मंगवाना चाहती थी। अब वो अपनी मांगे, इनकी मांगे क्या थी? पद मतलब क्या? अंतरिम सरकार का गठन कर दीजिए, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, गृह मंत्री बन जाएंगे, वो स्वतंत्र मंत्री बन जाए, और रक्षा मंत्री बन जाएंगे, वो स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय बन जाएंगे। यानी पद, यहाँ पर अपनी शांति ढंग से अपनी मांगों को मनवाने का मतलब क्या था कि अंतरिम सरकार का गठन कर दीजिए, हम लोग पद पा जाएं। है दोस्तों, दूसरा उद्देश्य यह था। अब देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के साधन क्या थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के साधन यही थे कि सत्याग्रही का चयन, कौन सत्याग्रही होगा, कौन किसे सत्याग्रह करना है, यह इसका चयन करेंगे गांधी जी। गांधी जी बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्याग्रह करना है, विनोबा भावे को सत्याग्रह करना है, या इनको करना है, ब्रह्मदत्त को करना है, किन किन लोगों को कैसे कहां से सत्याग्रह करना है, ये सब कौन बताएंगे? महात्मा गांधी जी बताएंगे। यानी इसीलिए सत्याग्रही का चयन गांधी जी स्वयं करेंगे। दूसरा पक्ष ये भी था, एक सप्ताह पूर्व स्थानीय अधिकारी को बताया जाएगा। यानी एक सप्ताह पूर्व स्थानीय अधिकारी, मतलब जैसे हम मान लेते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हैं, तो जौनपुर जिला का जो जहाँ पर डीएम एसपी रहते हैं उसे सिविल लाइन बोला जाता है, और हम वहां से लगभग 25 किलोमीटर यहाँ खेतासराय का एक छोटा सा कस्बा में यहाँ रहते हैं। अगर हमें आंदोलन चलाना था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो हम अगर खेतासराय से हम वहां तक चलाएंगे, डीएम आवास तक जाएंगे, तो हम ये लिखित में देंगे एक सप्ताह पूर्व देंगे कि हम किसी प्रकार का हिंसा नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाएंगे, और हम जो है यहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे और हम आपके आवास तक जाएंगे। यानी पहले सब कुछ एक हफ्ता पूर्व वहां के जो स्थानीय अधिकारी होंगे उन्हें बायोडाटा पूरा अपना दे देंगे। हाँ दोस्तों, ये समझ जाइए, ये था। दूसरा क्या था कि निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अहिंसा एवं सत्याग्रह का संदेश देंगे। निर्धारित समय तक बस ऐसे जाएंगे, अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश देंगे कि हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि अंग्रेज जो आप नीतियां जो संचालित कर रहे हैं, वो सारी नीतियों के हम लोग विरोध में हैं। है दोस्तों, यही था। और यह बताया जाएगा कि नाजीवाद और ब्रिटिश नीति में कोई अंतर नहीं है। नाजीवाद, फांसीवाद क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध जब सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाएंगे आपको, तब वहां पर बताने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, एक ऐसा नीति होता है कि बताया जाएगा कि नाजीवाद और ब्रिटिश नीति में
कोई अंतर नहीं है। हाँ दोस्तों, दोनों का अंतर सेम है, दोनों जनता का शोषण करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, अब आई समझ जाइए कि कई बार किताबों में ये पूछा गया कि प्रथम सत्याग्रही कौन होते हैं। विनोबा भावे, हमने यहाँ पर लिखा है। ये महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार आश्रम से ये आंदोलन शुरू करते हैं। कब शुरू करते हैं? 17 अक्टूबर 1940 से। इसीलिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। द्वितीय सत्याग्रही होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय सत्याग्रह शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब से शुरू करते हैं दोस्तों? ये शुरू करते हैं 5 जनवरी 1941 को ये सत्याग्रह शुरू करते हैं। और इनके सत्याग्रह शुरू होने में बताया जाता है कि 20,000 से ज्यादा लोगों को 20,000 से ज्यादा सत्याग्रहियों को जेलों में डाला गया था। हाँ दोस्तों, उसके बाद ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही होते हैं। कुल मिलाजुलाकर बात ये समझ जाइए कि 1942 तक यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1942 तक यह आंदोलन समाप्त हो जाता है और 1942 में एक जबरदस्त आंदोलन चलने वाला है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। बहुत बहुत आभार जितने लोग देखें। क्लास आपके पास अगर जाया करे दोस्तों, तो कम से कम आप दूसरे लोगों तक शेयर कर दिया करिए। हो सकता है कोई भाई बंधु हमारा जो बेहतर तरीके से इतिहास को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, आपके घर में छोटे भाई बंधु हैं, ग्रुप डी, बीडीओ, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, 10+2, यूपी, पीसीएस, आरओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है, या सब्जेक्ट बेस के जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए यूजफुल होता है दोस्तों। क्योंकि हम किसी भी तरीके का हाई जंप करके यानी छोड़ छाड़ के इतिहास को आपको नहीं पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा पूरा उद्देश्य, पूरा पर्पज यही होता है कि आप लोगों को एक सीक्वेंस में इतिहास को पढ़ाया जाए, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ करके आपको इतिहास पढ़ाया जाए। जहां तक ज्यादा वेरिएशन होता है, हम ये हर एक वर्ष में जो भी घटनाएं घटती हैं उन सबको भी कनेक्ट करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। बस आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद, यही हमारी फीस है, यही हमारा गुरु दक्षिणा है। बस आप फॉरवर्ड कर दिया करिए दूसरे लोगों के पास, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, यही आप लोगों की फीस है दोस्तों। धन्यवाद।